अभी 10,000 पर मंथ है मेरे पास, कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक मल्टी कैप फंड जिसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, कोटक मल्टी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। 3,000 में आपको रिकमेंड करूंगा एक लार्ज एंड मिड कैप, जैसे इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड बंधन लार्ज एंड मिड कैप। और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हेमंत रुस्तागी हैं, जो वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली 20% CAGR अचीव किया है। आज वो बताएंगे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो एलोकेशन और एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज। ये कॉन्वर्सेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए मस्ट वॉच है। काफी बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, यार ये एसेट एलोकेशन तो मेरा रिटर्न कम करता है, मुझे क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। आपने कभी बैट्समैन को जाते देखा है अंदर क्या क्या पहन के जाता है? हेलमेट, ग्रिल, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड। आपने कभी क्वेश्चन किया विराट कोहली को, यार तुम डरते हो क्या बॉल से? क्यों चाहिए प्रोटेक्शन आपको? आप इतने अच्छे बैट्समैन हो। क्या ब्रिलियंट एनालॉजी था। तो आपने SIP क्या अमाउंट से शुरू की थी एंड कैसे ग्रो हुआ ये? If I remember 20-25 हजार से शुरू किया होगा। There have been phases where I've done 10-12 lakhs। कौन सा बैलेंस एडवांटेज बेस्ट है आपके हिसाब से? ICICI Pru Balance Advantage Fund, Kotak Balance Advantage Fund, Nippon Balance Advantage Fund, ABSL Balance Advantage Fund, HDFC का Balance Advantage Fund। कि आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न ऑन एन एवरेज 6.3 to 6.5% होता है एनुअली। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज FDs का भी अगर रिटर्न देखे तो समथिंग सिमिलर ही मिल रहा है आज तो। वो इसलिए बेहतर है। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो आपने आपका जो बिजनेस है जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हो, तो आपने ये कब शुरू किया एंड आपका AUM अभी क्या है एट प्रेजेंट? देखिए कुशल, हमने शुरू किया था 2004 में और अभी हमारा जो AUM वी क्रॉस 2000 करोड़, 2000 करोड़ के ऊपर है। अमेजिंग। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में और स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपका परसेंटेज CAGR कितना रहा होगा ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स? देखिए म्यूचुअल फंड्स में मुझे लगता है, इफ आई कैन टेल यू, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बीच में था, जैसे मैंने कहा कि पैसा हमने अपने बिजनेस में भी लगाया, बट इवन टुडे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं तो मुझे लगता है करीब 20% होगा। ओके। उससे पहले भी आई थिंक 16% के तो ऊपर ही, जहां तक मुझे पड़ता है। वो अच्छा है क्योंकि वो हमने देखा है। देखिए मेरा एक मानना है हमेशा कि आपका 90% रिटर्न तो आता है कि आप इक्विटी में हो, उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा मेहनत की और अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आप एटलीस्ट 3-4% से आराम से मार्केट को आप बीट कर सकते हो। तो वो इतना रिटर्न हुआ है और इतना पॉसिबल भी है मेरे हिसाब से। आज भी मैं अपने जब क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखता हूँ जो काफी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई कैन सी दोस काइंड ऑफ रिटर्न्स। गॉट इट। एंड स्टॉक्स में कितना रहा होगा? स्टॉक्स में तो अच्छा रहा क्योंकि कुछ स्टॉक्स तो ऑब्वियसली काफी अच्छे किए। कुछ स्टॉक्स ऑब्वियसली हमेशा होता है, जैसे वो आप सीखते भी हैं उससे, वो उतना अच्छा नहीं किया। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप CAGR की बात करें तो आई थिंक 22-23% के ऊपर। Got it. Can you help me with some specific examples कि ओके अभी 10,000 पर मंथ है मेरे पास, कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा कौन से फंड में डालना चाहिए, इंडेक्स फंड हो गया, एक्टिव फंड हो गया, वाई दिस, और कौन से कंपनीज के फंड्स में आपके हिसाब से, अगर मैं आपके पास आता हूँ और आपको पूछता हूँ कि ये मेरी सिचुएशन है, तो आप क्या क्या रेकमेंड करोगे इन दिस केस? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक मल्टी कैप फंड। कौन सा मल्टी कैप फंड? जिसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो 2 फंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, कोटक मल्टी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ठीक है। फिर 3,000 में आपको रिकमेंड करूंगा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड। वहां पे मैं आपको 2 3 फंड बता सकता हूँ आपको, जैसे इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड बंधन लार्ज एंड मिड कैप। इनमें से कोई भी आप एक फंड ले लीजिए। और एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लेक्सी कैप, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड जितने भी हैं ज्यादातर 1-2 फंड्स को छोड़ के, उनमें बायस यानी ज्यादा एलोकेशन जो है वो इक्विटी में। तो उसमें मैं कहूंगा आपको, जैसे आप चाहें तो HDFC फ्लेक्सी कैप देख सकते हो, बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस फंड को आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है ये 4,000 मल्टी कैप, 3,000 फ्लेक्सी कैप, 3,000 आप लार्ज एंड मिड कैप में लगाइए, तो आप देखेंगे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिला। फ्लेक्सी कैप ने आपको ज्यादा लार्ज कैप में दिया, ओके, लार्ज एंड मिड में आपको दोनों में बराबर दिया, और आपको स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर था वो मल्टी कैप से मिल गया। आप किसी भी सेगमेंट से दूर नहीं। तो आपने ये सब फंड्स के नाम बताया, इसमें इंडेक्स फंड कोई नहीं, डू यू रेकमेंड कि 10,000 में से 1,000 रुपए को इंडेक्स फंड में डालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल डाल सकते हो। मैंने जैसा पहले भी कहा, देखो 90% आपके जो रिटर्न है वो आएंगे
इक्विटी से, करेक्ट। और 10% आएंगे आप कहाँ पे हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप पैसे फंड में क्यों जाओ, आप इसलिए जाते हो कि भाई मुझे ट्रैक करने की जरूरत नहीं। तो आपको सीरियस इन्वेस्टर बनना है कि नहीं बनना? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड और यू जस्ट वांट टू गो टू स्लीप बाय आफ्टर इन्वेस्टिंग? देयर आर प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। तो इंडेक्स फंड किसके लिए बना है? किसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना नहीं, चाहिए? इंडेक्स फंड आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं किस फेज पे, किस स्टेज पे आप लेके आओगे। Yeah. एक बार मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई इक्विटी की, मैं इंडेक्स फंड से, देखिए इंडेक्स फंड क्या होगा, उसको ट्रैक करना थोड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है? मैं देख सकता हूँ कि भाई इंडेक्स कहाँ जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है। बट वो मुझे थोड़ा लेजी भी बनाता है मेरे हिसाब से। तीनों सेगमेंट का जो एक्सपीरियंस आपको है वो इंडेक्स फंड से नहीं मिलेगा। देखो, फिर आप अगर आप इंडेक्स फंड में जाओगे, अच्छा कहाँ पे जाओगे? अगर आप मान लीजिए 250 में जाते हो या 500 में जाते हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसमें से। करेक्ट? हमने 3 एलोकेशन की बात की वहां पे। अगर आप निफ्टी में चले जाते हो, तो आपको क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं चाहिए? तो वो स्टेज में तो बिल्कुल नहीं। पैसिव फंड उनके लिए है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि भाई आई एम ओके, मुझे मार्केट को बीट नहीं करना है, और मेरे हिसाब से अभी भी हमारे देश में फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट को बीट कर सके, और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, मैं जो मेरे को मार्केट ने रिटर्न दिया मैं खुश हूं, ठीक है, तो फिर इंडेक्स फंड में आप ले लीजिए। फेजेस आएंगे जहां पे इंडेक्स फंड अच्छा करता है, उस पर कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद इंडेक्सिंग का स्कोप हमेशा पोर्टफोलियो में है। 10 से 15% आप चाहें तो इंडेक्सिंग कर सकते हो, बट जब तक आप उस मार्केट में हो जहां पे पोटेंशियल है फंड मैनेजर के पास कि वो आपको मार्केट बीट करके बेटर रिटर्न दे सके, क्यों नहीं? और स्पेशली अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती भी है एक्टिवली फंड में, तो आप उसको नेचुरली टैकल कर रहे हो ना, हर महीने इन्वेस्ट करके। वहां पे वरी उनको होनी चाहिए जो इनेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, कि आज इन्वेस्ट किया फिर 6 महीने के बाद किया। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता नहीं कोई उसमें प्रॉब्लम। राइट। अगर किसी को इंडेक्स फंड्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसे टॉप 2-3 इंडेक्स फंड्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगेन डिपेंड्स आप किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे 500 स्टॉक पूरा अपने इन्वेस्टमेंट में चाहिए, तो आप निफ्टी 500 में चले जाइए। अगर आपको चाहिए कि मेरे को मिड कैप और लार्ज कैप चाहिए, तो 250 में चले जाइए। नहीं, बट आपके हिसाब से ये डिसीजन तो मुझे पता ही नहीं ना, मुझे 500 चाहिए या मुझे मिड कैप में जाना है, मुझे लार्ज कैप में, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आप क्या रेकमेंड करोगे कि इंडेक्स फंड्स में फिर कैसे एलोकेट करना मैं वही चाहिए? पैटर्न फॉलो करूंगा जो मैंने एक्टिवली मैनेज में किया। ओके। 500 भी है, 250 भी है मेरे पास, और 50 भी है। तो आप बोलोगे कि तीनों में इन्वेस्ट करना है, Exactly. निफ्टी 50 भी, निफ्टी 500 भी एंड 250। क्योंकि ओवरऑल मेरे लिए एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? तो वो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो। Okay. And what about other index funds which are, let's say, outside India? आप recommend करोगे कि इंडिया के बाहर के इंडेक्स फंड्स में भी देखना चाहिए इन्वेस्ट? एक समय ऐसा आया था कि सबको इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना था। कभी कभी ये ट्रेंड आते हैं ना, तो आप उसको फॉलो करना चाहते हो, बट सीरियसली अगर आपको उसको बनाना है, तो पहले आप इक्विटी को समझ लीजिए, डोमेस्टिक इक्विटी का पैसा बना लीजिए, और उसके बाद जाके फिर आप इंटरनेशनल को देखना शुरू करो। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। करेक्ट। करेक्ट। अगर आपने मान लीजिए मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो और मैंने 50,000 रुपये लगा दिया, अब बताइए मुझे उसका क्या फायदा है? अगर वो 50,000 डबल भी हो गया तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने मन बनाया कि मुझे वहां पे इन्वेस्ट करना है, तो एटलीस्ट उतना कीजिए कि वो आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न में इंपैक्ट कर सके। तो अगेन कम से कम 10-15% होना ही चाहिए, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ पोर्टफोलियो देख के खुशी होगी कि यार ये मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरे को इतना पैसा मिल गया, लेकिन आपके रिटर्न पे कोई फर्क नहीं। तो अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लें, कोई भी एसेट क्लास लें, जो अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस, वो उतना होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा इंपैक्ट करके। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्चुअली 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स होल्ड करता है, एंड उसको कन्विंस करना है कि ओनली 4 या 5 फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आपको कन्विंस करना है कि 23 में से नाउ ही हैज टू रिमूव लाइक 19-18 ऑफ देम, एंड उसको 4-5 ही रखने हैं, तो क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए एंड कैसे डिसाइड करना है कौन सा रिमूव करना है, कौन सा रखना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा मिथ है। हाँ। हम ये हमेशा बात करते हैं कि यार एक हमारे पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए। मैं काफी बार सुनता हूँ कि हम बोलते हैं कि 4 या 5 फंड होने चाहिए। मेरे हिसाब से 4 या 5 फंड से आपका पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। आप मान लीजिए 30-35 साल के हो, ठीक है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया। आप कैसे करोगे? मैंने कहा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो आपके गोल्स क्या है? आपका गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका गोल है बच्चों की एजुकेशन, आपका गोल है घर खरीदना, राइट?
आपका गोल है अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाना, आपका गोल है अपने बच्चों के लिए एलिमेंट्री स्कूल के जो फीस है वो क्रिएट करना। मैं ऑलरेडी उनकी हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। ये आपके ब्रॉडली गोल्स हैं। उसके अलावा आपके अपने गोल हो सकते हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की एसेट एलोकेशन अलग है कुछ, ओके। जो मेरी रिटायरमेंट 25-30 साल के बाद होनी है, मान लीजिए 20 साल के बाद होनी है, दैट कैन बी 100% इक्विटी, ठीक है। फिर अगर मेरा मीडियम टर्म में बच्चों का अगर एजुकेशन का है मान लीजिए, तो आई कांट पुट 100% इनटू इक्विटी, ना ही डेट में लगा सकता हूँ। तो वो क्या होगा, वो हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनेगा। हाइब्रिड बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो मैं इक्विटी डेट ले लूँ या फिर मैं सीधा हाइब्रिड फंड में चला जाऊँ, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है, सिक्योर, लिक्विड, इट विल गो इनटू लिक्विड। अब आप बताइए 5-6 गोल्स हैं मेरे, और आप मान लीजिए 50,000 पे आप इन्वेस्ट करते हो या 25,000 पे इन्वेस्ट करते हो आप अपने रिटायरमेंट के लिए, और 10-15,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चों के एजुकेशन के लिए, 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी 10 या 15,000 अगर मान लीजिए आपको लोन भी लेना है, तो आपको लग रहा है कि वो जो मार्जिन मनी मेरे को देना है उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मेरी जो वेकेशन का जो पोर्टफोलियो है वो कर रहा हूँ। सबके एलोकेशन अलग है। आप अगर 4-5 फंड की बात करते हैं पूरे पोर्टफोलियो में, तो फिर आपने पूल बना दिया, राइट। पूल का मतलब क्या है, इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन, व्हाट विल हैपन टू योर इमरजेंसी फंड, व्हाट विल हैपन टू योर वेकेशन, व्हाट, और आपके जो पैसा आपको अगले 2-3 साल में चाहिए उसका क्या होगा। तो अगर मैं हर गोल के हिसाब से करूं, अगर आप मुझे कहें हर गोल में 3-4 फंड, मैं एग्री करता हूं, बट आप कहें मुझे पूरे पोर्टफोलियो में नहीं, तो अगर वो 23 है तो मैं पहले देखूंगा कि क्यों 23 है। अगर वो सारे के सारे इक्विटी फंड है और एक ही गोल के हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग नो, करेक्ट। तो मैं शुरुआत वहां से करूं। पहले तो हम समझ लें कि हमारा एसेट एलोकेशन, हम हमेशा बात करते हैं ना, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड कैसे होगी, राइट, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो जब मैंने गोल डिसाइड किया, मैंने टारगेट रखा, तो मैंने देखा ये पैसा इक्विटी में है, वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में चला गया, फिर हाइब्रिड में चला गया, डेट में चला गया, हो गया मेरी एसेट एलोकेशन, राइट। आई डोंट, नो ब्रेनर फॉर मी, करेक्ट। तो वहां से मैंने इसको शुरुआत कर दी। फिर मैं आया कितने कितने फंड्स है मेरे पास। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए मेरे पास 10-15 है, तो वो ऑब्वियसली बिग नेगेटिव, वो आपको मदद नहीं करेगा, वो आपको नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसमें क्या है, ओवरलैप होगा, एक जैसे फंड होंगे। तो फिर अब हमारा सवाल ये आता है कि इसको कम कैसे किया जाए। पहले तो मैं तीनों जितने भी फंड्स है मेरे, अगर हम बात करें कि इक्विटी में 23 फंड है मान लीजिए, चलिए अगर हम वो एग्जांपल लेते हैं, तो इक्विटी में अगर 23 फंड है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि लार्ज कैप कितने, मिड कैप कितने, स्मॉल कितने, कैटेगरी वाइज देख लूंगा। तो पहले तो मुझे ओवरलैप पता चल जाएगा। मान लीजिए लार्ज कैप में 7-8 फंड है, तो वो क्लियर केस ऑफ ओवरलैप है। फिर उसमें कौन से फंड देखूंगा मैं, कौन से फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरा एक नेक्स्ट पैरामीटर होगा। उसके साथ में जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, वो मेरा एक तीसरा स्टेप होगा। उसके बाद फिर मैं, जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो पहला जो प्रोसेस है वीड आउट करने का, निकालने का, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस में पिछले 6 महीने 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और एक लॉन्गर पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो मैं देखता हूँ, तो पहले वहां से शुरुआत करूंगा। करते करते मैं उसको, जितना भी मुझे लगता है 4 या 5 या 6 फंड करने हैं, ऐसे पोर्टफोलियो में निकालना बहुत आसान है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, 7-8 फंड हो आपके पास और आपको लगता है 4 ही होने चाहिए और सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं, राइट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वहां भी मेरा ये मानना है कि अगर वो नंबर बहुत ही बड़ा नहीं है, जो आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, अगर मान लीजिए आपने 6 फंड ले लिए 4 की जगह पे, सारे के सारे अच्छा फंड कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वो उतना प्रॉब्लम देगा मॉनिटर करने में, राइट। तो जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे किसी ने कहा कि 4-5 फंड होने चाहिए तो मैं उसको कम ही करूंगा, बट हाँ 23 है तो ऑब्वियसली करना है। बट ओवरऑल फंड देखिए पोर्टफोलियो में कितने हैं, एक गोल के लिए अगर ज्यादा है एकदम से। Which specific fund is recommended for different types of goals? तो अगर जैसे आपने बताया रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल है, चाइल्ड एजुकेशन एक गोल है, घर खरीदना एक गोल है, तो अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग फंड लगेंगे, राइट। तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। देखिए जैसे हमने लॉन्ग टर्म की बात की, 2 गोल्स हैं हमारे, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट। दोनों के दोनों ऐसे गोल हैं जहां पे पहली बात फोकस इक्विटी में, क्योंकि दोनों के दोनों में हमें टारगेट बड़ा रहता है, दोनों के दोनों में हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो पहली बात तो क्लियर है कि फोकस जो है वो इक्विटी का होगा। यहाँ पे भी कई बार सवाल आता है, डू यू रिकमेंड 100% इनटू इक्विटी? मैं बोल रहा हूँ अगर मैं गोल बेस्ड प्रोसेस कर रहा हूँ फॉलो, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो डेट में चला गया। मुझे जरूरी नहीं है कि मेरे लॉन्ग टर्म में भी, व्हाई शुड आई कंप्रोमाइज बाय पुटिंग मनी इन दिस। तो पहली बात तो वो।
फिर उसके अंदर मैंने जैसा कहा, डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना, आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, कंफर्टेबल हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आपका जो एलोकेशन हो ब्रॉडली, वो 40% हो लार्ज कैप के ऊपर, ओके, और 40% हो मिड कैप के ऊपर, और 20% हो स्मॉल कैप के ऊपर। ओके, अब उसके अंदर आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो तीनों सेगमेंट के अलग अलग फंड ले सकते हो, अगर आपको उसको ज्यादा टिंकर नहीं करना है। अगर आपको वो थोड़ी सी दुविधा है कि नहीं करना है, तो फिर मैंने जो 3 कैटेगरीज की बात की, वो कैटेगरीज बहुत अच्छी, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप। बट मेरा ये मानना है कि अगर जब आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ओके, ओके, कंपेयर टू समवन हु इज नॉट सो मच एक्सपीरियंस। अब उसके अंदर आपको कैसे जाना, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप में वो क्षमता है, या आपके एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहे हैं, वो अच्छे फंड दे रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो फंड शुरू किया वो 25 साल तक वही रहेगा। ऑफ कोर्स बदलाव होंगे उसमें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हर 6 महीने 1 साल में उसको बदलाव करने की जरूरत पड़े। तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है। तो अगेन वो डिपेंड करता है, बट ये सेगमेंट, तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर और ओवरऑल बायस जो है वो लार्ज और मिड और स्मॉल पे होना जरूरी है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप के एग्जांपल्स दोगे, कौन से आपके हिसाब से बेस्ट मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स है? देखिए, इस समय पे अगर मुझे मिड कैप देखने हैं, तो मैं कुछ फंड्स आपको बता सकता हूँ, जैसे कोटक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, राइट, इन्वेस्को मिड कैप फंड, उसके बाद रिलायंस ग्रोथ फंड। ये कुछ फंड्स हैं ऑफ द कफ मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इन सब में स्ट्रेटेजी अलग अलग है। जो मोतीलाल मिड कैप है, वो कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं, उनका जो फोकस है वो न्यू एज बिजनेसेस के ऊपर भी है, राइट। तो अगेन मिड कैप के अंदर जब आप पोर्टफोलियो बनाएं, अगेन ओवरलैप अवॉइड करने के लिए अगर आप 2 फंड रखते हैं, तो फिर आप ध्यान रखिए कि दोनों फंड की स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी थोड़ी अलग होनी चाहिए। बाकी जो फंड मैंने कहा वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है, तो उसमें से आप देख सकते हो। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो फिर से आई थिंक बंधन स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, दीज आर सम ऑफ द फंड्स जिन्होंने काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया। और इनके अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी डाइवर्सिफिकेशन है उसके। पहले पहले कभी मिथ रहता था कि भाई बड़े बड़े फंड जो है, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप भी अगर आप देखें, उसने भी काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया। हर फंड के फेज, ऐसे फेजेस आएंगे जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं होगा कि वो फंड मैनेजर खराब हो गया। कभी कभी क्या होता है, आपकी एलोकेशन होती है सेक्टर्स में, और मार्केट के अंदर पैसा मूव होता है एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर्स में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे हर बार निकल जाएंगे। ये सेक्टर्स का नंबर अभी नहीं आ रहा, उसके बाद में आएगा, तो आप वापस आइए। तो ये कुछ फंड्स हैं मुझे लगता है, और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन लेवल बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे काफी सारे स्टॉक्स हैं इनके अंदर, और बहुत छोटी छोटी एलोकेशन। तो क्योंकि स्मॉल कैप एक एग्रेसिव सेगमेंट है, तो फंड मैनेजर ने ध्यान रखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाना। आपने एसेट एलोकेशन की बात की, आपके आंसर में आपने बताया कि अलग-अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग-अलग होगा एसेट एलोकेशन। सो इफ समवन इज इन देयर 20s, 30s, 40s एंड 50s रिस्पेक्टिवली, ये 4 एज ग्रुप्स के लिए आपके हिसाब से आइडियल म्यूचुअल फंड एसेट एलोकेशन, लाइक सॉरी नॉट एसेट एलोकेशन बट आइडियल म्यूचुअल फंड एलोकेशन कैसे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेट, इक्विटी, हाइब्रिड एटसेट्रा, ये चारों एज कैटेगरीज में? मुझे लगता है एसेट एलोकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मैंने बताया, मेरे हिसाब से जो हमेशा मैंने फॉलो किया और अपने क्लाइंट्स के भी फॉलो किया, अपने लिए भी फॉलो किया, आई थिंक वर्क्स वेरी वेल, इज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। आप जब गोल बेस्ड करेंगे ना, आप कभी भी गलत नहीं हो। तो अगर आप 20 साल के हैं और आपका पूरा फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है, तो यू कैन बी एज मच एज 100% इनटू इक्विटी। ओके, जब तक आपने एक इमरजेंसी फंड बना के रखा है कि आपको अगर जरूरत पड़ी वहां से आपने पैसा निकाल लिया, तो आप इक्विटी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप 50 ईयर्स में, तो 50 ईयर में क्या आपके पास, मान लीजिए आप रिटायरमेंट एज आपकी 60 है, 10 साल बचे आपके पास, अभी भी आप एक्यूमुलेशन फेज में हो, तो अभी भी आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। तब तक हो सकता है कि आपके बाकी सारे गोल्स पूरे हो गए, बच्चों की एजुकेशन पूरी होगी, घर बन गया, सब बन गया, पूरा फोकस कहाँ पे है, रिटायरमेंट के ऊपर। वहां पे इंपॉर्टेंट ये है, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, मैंने पहले भी बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब करेंगे आप? 1 या 2 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू करेंगे। वो कैसे करेंगे आप? वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है रिटायरमेंट के बाद। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पेंशन मिलने वाली है कहीं से, तो अगर वो आपके रेगुलर इनकम को पूरा करती है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा रीबैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहां से पैसा जनरेट करना है अपनी इनकम के लिए, मान लीजिए आप SWP करना चाहते हो,
रिटायरमेंट के बाद, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो ग्रोथ पोर्टफोलियो है उसको आपको ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का बनाना है। आपको ग्रोथ भी चाहिए रिटायरमेंट के बाद और आपको इनकम भी चाहिए। तो ये जो रीबैलेंसिंग होगी वो 1 या 2 साल पहले आप करना शुरू करो। तो मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला जो बेस्ट है वो है अपने गोल्स के हिसाब गोल से। बेस्ड। अब देखिए ऑटोमेटिकली होगा। शॉर्ट टर्म का पैसा जैसे मैंने पहले कहा डेट में चला जाएगा, मीडियम टर्म का हाइब्रिड में चला जाएगा और लॉन्ग टर्म का जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है वो इक्विटी में चला करेक्ट। जाएगा। आई थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल। एंड आप बोल रहे हो शॉर्ट टर्म का डेट में जाएगा, तो व्हेन यू से डेट तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है और कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स है? कैन यू डीप डाइव देखिए इनटू अगेन दैट? डिपेंड, अगर मेरा इमरजेंसी फंड है हाँ। तो मुझे पैसे की कभी जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो मैं लिक्विड फंड में जाऊंगा। और कोई भी Correct? लिक्विड फंड कौन सा? कोई भी लिक्विड फंड, कुछ फर्क नहीं है। ओके। राइट, बेसिकली सेबी ने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह का ड्यूरेशन होना चाहिए और क्या फंड जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ा सा लंबा समय 2-3 साल का है, ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड में चले जाइए। बट एक चीज मैं बताता हूँ, एक पीरियड है 3 से 5 साल या 3 से 6 साल। ये बहुत छोटा पीरियड भी नहीं है, बहुत लंबा पीरियड भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये पीरियड में ये गोल ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स मुझे लगता है बहुत अच्छी कैटेगरी। एक तो मार्केट के लेवल के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्सेशन इक्विटी का। देखिए एज एन इन्वेस्टर काफी बार हम टैक्सेशन को इग्नोर करते हैं और मेरे हिसाब से मैंने हमेशा जो फॉलो किया वो ये है कि मेरे लिए वो रिटर्न है, काम का है जो मेरे हाथ में आता है। मैंने कमाया और टैक्स दे दिया, वो तो मेरे हाथ में आया नहीं, तो मेरा तो पोस्ट टैक्स रिटर्न ही मेरे काम का है। तो आई हैव टू ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शन जहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न मुझे अच्छे मिले। बैलेंस एडवांटेज फंड में फायदा क्या है, टैक्स इक्विटी का टैक्सेशन, क्योंकि इक्विटी होगी मान लीजिए 25-30%, बाकी होगा आर्बिट्राज और फिर होगा डेट। दोनों मिलकर 65% हो गए, आर्बिट्राज और इक्विटी, तो मेरा इक्विटी टैक्सेशन हो गया। मतलब क्या, 1 साल के बाद अगर मैं निकालूं, पहली बात तो 1.25 लाख तक मुझे कैपिटल गेन देना नहीं है, और अगर देना भी है तो 12.5% देना है। तो आई थिंक ये ऐसी ऑप्शन जो है, और 3 से 5 साल का समय इतना कम भी नहीं है कि आप थोड़ा रिस्क ना ले सको। करेक्ट। तो अगर बहुत छोटा पीरियड है तो लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म में जाओ, 3 से 5 है तो यहाँ पे जाओ, उससे आगे है तो एग्रेसिव हाइब्रिड में जाओ, और फिर आगे जाके इक्विटी में जाओ। बट ऑलवेज रिमेंबर, इक्विटी को आपको इतना अननेसेसरी एग्रेसिव नहीं बनाना। ये सोच के मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो देखता हूँ, देख रहा हूँ उसमें 7-8 स्मॉल कैप फंड्स, मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है ऑनेस्टली। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इम्पोर्टेंट एक चीज क्या है, काफी बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, यार ये एसेट एलोकेशन तो मेरा रिटर्न कम कर देगा, मैं पूरा इक्विटी में क्यों ना जाऊं, मुझे क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये जरूरत ही नहीं है। राइट, वो बिल्कुल गलत है। एसेट एलोकेशन 2 चीज करता है आपके लिए, एक तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, दूसरा वो डिफाइन करता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है, तीसरा वो आपको बताता है कि उस रिस्क लेवल पे रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो प्रोटेक्शन मिलना बहुत ही जरूरी है। यू नो, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी क्रिकेट तो हमारे देश में धर्म है ना, सब समझते हैं इसको, बराबर है। आपने कभी बैट्समैन को जाते देखा है अंदर बैटिंग करते हुए? क्या क्या पहन के जाते हैं? हेलमेट, ग्रिल, ओके, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स, थाई पैड, ओके, बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब ये, कभी विराट कोहली अगर वो पहन के जा रहे हो, आपने कभी क्वेश्चन किया विराट कोहली को, यार तुम डरते हो क्या बॉल से? क्यों चाहिए प्रोटेक्शन आपको? आप तो इतने अच्छे बैट्समैन हो, जाके खेलो। कभी किसी बैट्समैन ने कंप्लेंट किया आज तक कि इनकी वजह से मेरे रन नहीं बने? यू गेट यूज्ड टू इट। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। Why would Kohli go without all this and bat and try to show that I'm a good batsman? You are taking unnecessary risk. इसलिए बोलता हूँ, हार्ट स्मॉल कैप फंड, हार्ट मिड कैप फंड नहीं चाहिए। क्या ब्रिलियंट एनालॉजी था। आई थिंक कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दैट। आपने बस बताया कि बैलेंस एडवांटेज और एग्रेसिव हाइब्रिड शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी मीडियम टर्म के लिए ये रेलेवेंट है। तो कौन सा बैलेंस एडवांटेज बेस्ट है आपके हिसाब से, और कौन सा एग्रेसिव हाइब्रिड बेस्ट है आपके देखिए हिसाब से? बैलेंस एडवांटेज में तो काफी सारे अच्छे फंड्स हैं। एक ऐसे जिसने वो कैटेगरी को स्टार्ट किया, ऐसे प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड, ABSL बैलेंस एडवांटेज फंड, ये काफी सारे फंड्स हैं। और इवन हाइब्रिड कैटेगरी में भी आप देखिए, इवन आई वुड से HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, ये काफी अच्छे फंड्स हैं। और हाइब्रिड में भी अगेन यही फंड्स हैं। और इवन ईडलवाइज का जो फंड है वो भी काफी अच्छा है। तो ये फंड्स हैं। और इनफैक्ट एक कैटेगरी हमने बात नहीं की, शायद वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, मल्टी एसेट फंड। वो अगेन यू नो इट्स अ गुड पैकेज, कि वो आपको बहुत ज़्यादा शौक होता है, हमें गोल्ड में डालना है, एक सिल्वर में डालना है, राइट, इक्विटी में भी डालना है और डेट में भी डालना है।
आई थिंक वो एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 5-6 साल है ओके और आपको पूरा 100% इक्विटी में नहीं जाना है, लेकिन आप चाहते हो कि यार कोई किसी भी एसेट क्लास में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, और अब तो क्या है वो लोग रीट्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। Yeah. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कैटेगरी। लेकिन उन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज आप देख लीजिए कि उनकी एलोकेशन कहाँ होती है। अगर आपकी इच्छा ही है कि भाई मुझे गोल्ड में भी थोड़ा मिल जाए, सिल्वर में मिल जाए, रीट्स में मिल जाए, तो आप थोड़ा सा उनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। बट वो एक अगेन अच्छी कैटेगरी है। कभी कभी क्या होता है, एक पैकेज लेना अच्छा रहता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप एज ए पैकेज किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, तो उनमें कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है आपको दिखता नहीं, तो आप अननेसेसरी आपको एंग्जाइटी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, अननेसेसरी एंग्जाइटी क्यों आती है मुझे, क्योंकि आई कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, तीनों मैंने किया। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरा तो एंग्जाइटी ज्यादा। मल्टी कैप में आपको समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी ना समझ में आना भी कोई बुरी बात नहीं, राइट। तो आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए समझने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन उसको देख के एंग्जाइटी लेवल को अपना बढ़ाएं, क्योंकि फिर आप कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनते। किसी को अगर थोड़ा एक्सपोजर चाहिए इन लेट्स से गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, एकदम थोड़ा बैलेंस्ड एक्सपोजर इन ऑल द एसेट्स, तो कौन सा मल्टी एसेट फंड बेस्ट है अभी? देखिए, मुझे लगता है कुछ फंड्स हैं, जैसे एक तो मुझे व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड काफी अच्छा लगता है मुझे। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट है, कोटक का है, इवन निपॉन का है। ये बड़े बड़े फंड्स हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जिन्होंने अच्छा किया। तो ये कुछ फंड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। गॉट इट। सो आपने बताया कि आपका एक गोल था, जैसे आपके डॉटर के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए था, तो कैन यू वॉक मी थ्रू द स्पेसिफिक्स कि आपने क्या एसआईपी चालू की, कौन से फंड में की, एंड देन अल्टीमेटली वो कॉर्पस कैसे ग्रो हुआ? आई थिंक बहुत यंग एज में मेरी डॉटर ने मुझे बताया कि वो यूएस जाके पढ़ना चाहती है, तो पता था कि आपको ऑब्वियसली कितना पैसा लगेगा, तो वो आप टारगेट ध्यान में रखते हो, फिर वर्कआउट तो फॉर एग्जांपल जैसे 1.5 सीआर, अगर 1.52 सीआर लगेगा, आई थिंक अंडर ग्रेजुएशन में अंडरग्रेड, ओके सॉरी माय बैड, मेरे को लगा पोस्ट ग्रेड। अंडरग्रेड तो 4 सीआर 4-5 सीआर, तीन तो लग ही जाता है, हाँ राइट। करेक्ट, 3 वो आप सीआर, करते हो। हाँ दूसरी बात, आपको पता है वो पैसा 4 साल में लगेगा आपको, करेक्ट, तो आपके पास 4 साल का और समय होता है हाँ। एवरेज, फिर आप फॉलो करते हो। अगेन जहाँ तक फंड्स का सवाल है, मैं वही फंड में इन्वेस्ट करता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, तो ओके इन्हीं में से फंड्स हैं वो। और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मैं पिछले 18-20 साल से बोल रहा हूँ इन्वेस्टर्स को, एचडीएफसी इक्विटी जैसे हो गए, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप हो गया, तो ऐसे कुछ फंड्स हैं जो डेफिनेटली। और क्या होता है, क्योंकि मैं उस प्रोफेशन में हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आई कैन मेक चेंजेस सम टाइम इन स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन चेंज करने के लिए वो कर सकता हूँ। बट मैं थोड़ा सा क्योंकि मैं समझता हूँ इक्विटी के रिस्क को, तो थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एलोकेशन टोटल मिला के ज्यादा होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि लार्ज कैप को 30-40% तो वहां चाहिए आपको, बट ये इस तरह की मेरी स्ट्रेटेजी रही है। तो आई थिंक वो पैसा डिसिप्लिन इसलिए आता है कि आप उस पैसे को टच नहीं करते कम वक्त में। अगर आप टच नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो अचीव। तो ये आपने मतलब बेसिकली रिवर्स कैलकुलेट किया कि ओके सपोज 3 सीआर चाहिए एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न आपने 18% 19% माना होगा? नहीं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि 12 से 15% मैक्सिमम लेके चलो, कंजर्वेटिव, उसके ऊपर लेके मत चलो। उसका बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप 12% लेके चलते हो, अगर 15 मिलेगा तो आपके पास ही आएगा, कोई लेके नहीं जा रहा। एंड एनएफओस के बारे में मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आपके पूरे 21 ईयर करियर में आपने सिर्फ 5 एनएफओस रेकमेंड किए। तो बहुत सारे आरएम्स होते हैं जो बोलते हैं कि ओके ये थीम अभी बूम हो रहा है, डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, आपको एनएफओस में पैसा डालना चाहिए। हाउ डू आई सिलेक्ट कि ओके ये एनएफओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या तो वो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए बात कर रहे हैं? तो हाउ डू आई जस्ट जज कि कौन से एनएफओ में डालना है, कैसे डिसाइड करें एनएफओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है? देखिए, अगेन हम फिर से बच जाते हैं उसी बात पे कि हमने अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है, कोई भी इन्वेस्टिंग करनी है, या कोई भी टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, पहली बात वहां से शुरुआत करते हैं। 50 लाख का पोर्टफोलियो, 1 लाख रुपया उसमें डाल दिया, मान लीजिए वो थीम बहुत अच्छा है, चल गया, राइट। आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर करेगा? दूसरी बात, कोई भी एनएफओ आप लेते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड बेसिकली जब तक उसमें ऐसा कुछ ना हो जो अभी तक आपको अवेलेबल नहीं है, तब तक मुझे लगता नहीं उसको देखने का फायदा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए आप, अगर कोई थीम है, इमर्जिंग थीम जिसमें अच्छा करने की उम्मीद है और फंड को लग रहा है कि ये अच्छा करेगा, आपने जिस फंड मैनेजर को पैसा दिया, आपको क्या लग रहा है कि उनको उनको पता नहीं है कि वो थीम अच्छा करेगा, राइट।
तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं थोड़ा एलोकेशन आपको देंगे। दूसरी बात, किसी सेक्टर को भी आप देखते हैं, किसी थीम को भी देखते हैं, तो छोटा सा एक एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में देख लीजिए कि भाई क्या ऑलरेडी मेरा एक्सपोजर वहां पे है कि नहीं। अगर ऑलरेडी है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको फिर ये सोचना है, मान लीजिए आप बैंकिंग फंड को देखते हैं, आप किसी भी फ्लेक्सी कैप, कोई भी लार्ज एंड मिड कैप फंड को देख लीजिए, अच्छा खासा एलोकेशन आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 20-25% ऑलरेडी उतना है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको और 10% चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप किसी आईटी रिलेटेड फंड को देख रहे हो, या कुछ ऐसे फंड होते हैं जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले फंड, राइट, अगेन वो एक समय पे एक रिस्की प्रोपोजिशन था। अब उसमें से काफी कंपनीज ने प्रूव कर दिया कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो आज वो आपको अच्छा सेफर लग सकता है कंपेयर टू व्हाट इट वाज। बट वो टाइम पे वो रिस्की प्रोपोजिशन था। तो कौन से थीम में आपको इन्वेस्ट करना है, पहली बात तो आपको ये देखना है कि वो थीम की जगह आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं। क्या आप सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि एक नया फंड आ गया, तो फिर क्या होगा, ये जो आपने 23 फंड की बात की थी ना, वैसा ही पोर्टफोलियो बनेगा। वो 23 फंड ऐसे ही बनते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, हम सीधा फंड पे चले जाते हैं, जबकि आपको जाना है एसेट एलोकेशन कैटेगरी फिर फंड, सीधा फंड में चले गए तो क्या होगा, अच्छी मार्केट में एग्रेसिवली एलोकेशन होगा इक्विटी में और नंबर ऑफ फंड, खराब मार्केट में कंजर्वेटिव फंड, राइट, दोनों चीजें आपके लिए नुकसानदायक। तो आई थिंक एनएफओ का मेरा हमेशा ये मानना है कि जब तक ऐसा कुछ ना हो जो नया हो, और वो भी अगर टाइम बाउंड नहीं है, राइट, देखिए ग्रोथ होती है ना जिसको बोलते हैं हॉकी स्टिक वाली ग्रोथ, करेक्ट, वो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो अगर हॉकी स्टिक वाली ग्रोथ है, इतनी लंबी ग्रोथ है, तो अगर आपने थोड़ी छोड़ दी तो क्या नुकसान है। अगर वो एनएफओ का पोर्टफोलियो बन के 10-15 दिन में आपके सामने आ गया, तो उतना वेट करने में कितना नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान तो होगा नहीं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे मोमेंटम में है कि भाई अभी अगले 3 महीने चलेगी फिर चलेगी नहीं, तब आपको डिसाइड करना है कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो क्या नुकसान क्या होगा, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। पोर्टफोलियो देख लीजिए, फिर उसको कंपेयर कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो से कि यार इसमें से 10 फंड है, 10 स्टॉक है, 5 तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ इसमें। तो आई थिंक थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखें तो पोर्टफोलियो यू कैन मच बेटर कंट्रोल। तो आपने 5 एनएफओस कौन से किए थे पूरे 21 साल में, कौन से 5 एनएफओस थे? आई थिंक मेरे को याद आता है शुरुआत में एक एफएमसीजी का था, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आए थे शुरू में, कौन सी कंपनी का था? टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर था और आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा, ओके। ये कुछ फंड थे। और एक अभी रिसेंटली हमने किया था समय पे पहले, बंधन का लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगेन दैट हैज डन वेरी वेल। ऐसे कुछ फंड जहां पे जैसा मैंने कहा कि हमें लगे कि कुछ नया है और हमें अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो पता है, राइट, हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको कंपनी लेवल पे मॉनिटर करते हैं। इंडिविजुअली क्लाइंट का पोर्टफोलियो मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम उसको कंपनी लेवल पे फंड में कितना एक्सपोजर है उसको मैनेज करते हैं। तो अगर एक फंड अच्छा नहीं है तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं, अगर वो फंड अच्छा है तो सबके लिए अच्छा, अनलेस बहुत ही ज्यादा रिस्क प्रोफाइल में फर्क होता है। आई थिंक उस हिसाब से हम देखते हैं, तो हम बहुत ही लिमिटेड करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कन्विंस भी हूँ लगता है मुझे, तो फिर मैं लिमिटेड एक्सपोजर कराता हूँ। मैं जो क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपको अगर करना है तो लिमिटेड एक्सपोजर, फिर आप देखो आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। बट अगर आप लिमिटेड रखना ही है तो फिर कुछ उसका फायदा नहीं। व्हाट अबाउट आर्बिट्राज फंड्स? आपका नवंबर में न्यूज़लेटर आपने लिखा था और उसमें लिखा था कि आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न ऑन एन एवरेज 6.3 to 6.5% होता है एनुअली। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिकॉज एफडीज का भी अगर रिटर्न देखे तो समथिंग सिमिलर ही मिल रहा है आज, तो क्या आपका रिकमेंडेशन है? आई थिंक वो इसलिए बेहतर है, एक तो ऐसे फेजेस होते हैं जब आर्बिट्राज में रिटर्न आपको बेहतर मिल सकता है। पहली बात, अगर आप 6-7% की भी एवरेज लेके चले, मान लीजिए 1 साल का पैसा आपने वहां डाला, और अगर मैं उसको एफडी से कंपेयर करूं, मान लीजिए उतना रिटर्न मेरे को मिलता है। आर्बिट्राज का फायदा मुझे है टैक्सेशन में, ठीक है। 1.25 लाख का अगर मेरा और कोई कैपिटल गेन नहीं है तो 1.25 लाख का कैपिटल गेन मेरा टैक्स। आर्बिट्राज की टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की टैक्सेशन, करेक्ट। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे आपने 30% टैक्स दे दिया, अगर 30% में है, यहाँ पे आपने 0 दिया। और अगर मान लीजिए 1.25 लाख से ज्यादा भी है अगर आपका, तो उसके इसका मतलब आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी बड़ी है। और अगर वो है भी तो उसमें आपको सिर्फ 12.5% है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म में भी निकाला मान लीजिए और आप 30% में है, तो भी आपको कम ही टैक्स पे करना है इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो और ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर जो है कभी भी ओपन एक्सपोजर इक्विटी में नहीं ले रहा,
राइट? तो कैश में अगर खरीद रहा है तो फ्यूचर में बेच, क्योंकि ओपन एक्सपोजर नहीं है, रिस्क है नहीं उसके अंदर। इट्स एज सेफ एज मेरे हिसाब से जैसे कि डेट फंड। इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है डेट फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है, स्पेशली जो मीडियम टर्म वाले हैं। तो आर्बिट्राज इज अ सेफ ऑप्शन, वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल जिनका हाई टैक्सेशन रेट्स। लेट्स अज्यूम कि स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स जो है एक साल में 30% अपते फॉर एग्जांपल, इसके वजह से इक्विटी का एलोकेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 60% से लेट्स से 80% हो गया एक इंडिविजुअल का। तो शुड दैट पर्सन बुक प्रॉफिट्स दैट टाइम एंड देन रीबैलेंस फ्रॉम लेट्स से इक्विटी टू डेट, और व्हाट शुड बी द डेविएशन जहां पर उनको डिसाइड करना है कि ओके मैं कितना परसेंटेज कहाँ से कौन सी कैटेगरी में ट्रांसफर करूँ? आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने भी एक दो बार रीबैलेंसिंग की बात की। रीबैलेंसिंग सही समय पे करने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने अपनी इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है, जो मुझे 15 साल के बाद चाहिए। कोई कारण नहीं है कि मुझे उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। आई शुड अलाउ द पोर्टफोलियो टू राइड ऑन। क्यों, मैं बताता हूँ। एक तो 15 साल का समय और बाकी 10 साल का समय बाकी। दूसरा, मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मार्केट गिरा भी तो मैं SIP से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को वैसे भी वो एवरेजिंग हो जाएगा वहां पे, मुझे करने की जरूरत नहीं। मुझे कहाँ पे रीबैलेंसिंग करना है, दो कारण से करना है। एक, आपकी पर्सनल सिचुएशन में अगर बदलाव आना, जैसे हमने बात की कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं 1 या 2 साल पहले रीबैलेंस करना शुरू कर दूंगा। अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ और इतना गेन मुझे मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली थोड़ा रीबैलेंसिंग करना शुरू करूँ, क्योंकि आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट जो भी मैंने गेन्स बनाया हुआ। तो रीबैलेंसिंग तभी करना है। दूसरी बात, अब जो हम बाकी कैटेगरीज की जो हमने बात की, हाइब्रिड की बात की या डेट की बात की, वहां पे तो सिचुएशन आएगी नहीं। हाइब्रिड में तो 30% बढ़ना इज इम्पॉसिबल, इट हैपन ओनली इन इक्विटी। तो वो फिर आपको तभी रीबैलेंस करना है अगर आपके पास लंबा समय, तो रीबैलेंस मत कीजिए। मेरा ये फर्मली बिलीव है, आपको जरूरत ही नहीं है उसको करने की, क्योंकि उसकी जो री एंट्री है ना, आप उसको टाइम नहीं कर। जहां मैं रीबैलेंसिंग कर रहा हूं वहां कर रहा हूं जो मुझे री एंट्री नहीं कर। मुझे री एंट्री मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि यार मैंने 15 के लेवल पे निकला और 18 के लेवल पे री एंट्री करना, राइट? तो साइकोलॉजिकली आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। आई डोंट थिंक यू नीड टू डू दैट। तो फिर रीबैलेंसिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मतलब कैसे प्ले आउट होगा, इन द सेंस लाइक कभी डिसाइड करना चाहिए कि ओके मुझे अभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है, लाइक व्हेन शुड आई डू दैट देन? सी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी पर्सनल सिचुएशन में कोई बदलाव आता है, मेरा रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया, हो सकता है ना, फैमिली के सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं, मैंने कुछ और सोच के निकला था, कुछ और हो गया, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, जब मैं अपने गोल के नजदीक पहुंचा, जब मुझे पता है कि मुझे जो गेंद मैंने बनाया उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तब मैं रीबैलेंसिंग करूँ, राइट? जो हम रीबैलेंसिंग की बात कर रहे हैं टिपिकल, वो होता है जब आप थंब रूल फॉलो करते हैं। थंब रूल के अंदर मैंने आपको पहले कहा, वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता है। अब आप सोचिए कि मेरे 5 गोल्स हैं, हमने पहले भी कहा, उसको पूल करके मैंने एक बना दिया। मुझे मालूम ही नहीं है कितना इक्विटी में, कितना डेट में, किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सडनली मेरी इमरजेंसी है, मुझे घर में कुछ रिपेयर करना है और मेरे पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी है, वहां से पैसा निकाल रहा हूँ, मार्केट नीचे 10%, कितना पैसा निकाल लिया मैंने, कहीं ज्यादा निकाल लिया। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। तो रीबैलेंसिंग वहां पे करना है जहां पे एक तो सब्सटेंशियल गेन हो, कम से कम 10-15% हो, आपकी पर्सनल सिचुएशन बदल जाए, और जैसा मैंने कहा कि आप अपने गोल्स के नजदीक पहुंच रहे हो, राइट। फिर आप आपके पोर्टफोलियो में टोटल कितने म्यूचुअल फंड है जिसने आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है आज तक? SBI के फंड है, कॉन्ट्रा एंड ग्लोबल, ओके। आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा भयंकर रिटर्न मिला। एक इमर्जिंग बिजनेस था SBI का, उसमें भी आई थिंक मुझे जहां तक याद है 6-7 महीने में पैसा डबल हुआ। तो म्यूचुअल फंड में हाँ हाँ बिल्कुल 6-7 महीने में पैसा डबल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाप रे। ये ऐसे फेजेस हैं, ऐसे होता है ऐसे। पॉइंट इज दैट अगेन डिपेंड करता है आप किस कितना एलोकेशन करते हो, कितना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आता है। ये तो 200% रिटर्न हो गया एक साल में। हाँ हाँ, वो नहीं ऐसा नहीं होता, सस्टेन नहीं करता ना। हाँ करेक्ट, सस्टेन नहीं होता। तो आपने 6-7 में एग्जिट कर दिया फिर? फेज नहीं, हम थे 1.5-2 साल में थे। और 2 साल में कितना रिटर्न था? आई थिंक इट वाज स्टिल 40%। अच्छा ओके, फिर बाद में गिर गया था। या ओके। एंड इसमें सर आपने अभी बताया कि 10,000 प्लस क्लाइंट्स है, 10,000 प्लस क्लाइंट्स एंड 3,500 फैमिलीज, यू सेड कि आप इनका इतना पैसा मैनेज करते हो। व्हाट इज वन क्लाइंट स्टोरी दैट इज वेरी इंस्पायरिंग टू यू एंड आपको लगा कि हाँ मतलब उन्होंने एकदम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ जनरेट किया एंड आपको उनकी स्टोरी सुन के हमेशा मे बी गूज़बम्स आते हैं, ऐसे कौन सी है?
यूजुअली तो जो मेरी टीम के लोग वो बैठते हैं सब क्लाइंट के साथ, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है मैं बैठता हूँ, और मैंने सब क्लाइंट्स को बोल के रखा है, जब भी आपको मुझे मिलना है मुझे बताइए, मैं आपको मिलूँगा। तो काफ़ी बार होता है लोग रिटायर होते हैं, और उनको डर यही होता है कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरी ज़िंदगी चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो ना अपनी लाइफ़ को जीना बंद कर देते हैं। बाहर जाना बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। मैं सबको बोलता हूँ सब कुछ कीजिए आप। एसडब्ल्यूपी सच ए ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप 4-5% निकालते हो, आपका पोर्टफोलियो 12-14% से बढ़ रहा है, यू विल नेवर हैव ए प्रॉब्लम वेयर आपका पैसा खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो एसडब्ल्यूपी क्या हाँ जी, होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मान लीजिए। किसी का कितना भी हो सकता है। अब मेरी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे मान लीजिए 50,000 रुपए चाहिए, तो मुझे साल का 6 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट? और साथ में मेरा इन्फ्लेशन से वो बढ़ेगा भी। और मेरा जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए मुझे 12% का रिटर्न दे रहा है। मुझे उसको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ से मैं कितने साल ज़िंदा रहूँगा, राइट? मुझे आगे भी इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो एसडब्ल्यूपी में 2 फ़ायदे हैं। आप 6% निकालिए, और आपका पोर्टफोलियो अभी भी मान लीजिए 10, 12 या उससे ज़्यादा अगर ग्रो कर रहा है, तो कभी भी आपको ये सिचुएशन नहीं आएगी। हो सकता है 1 साल ऐसा हो कभी, मार्केट में थोड़ा डिप हो जाए, पर अदरवाइज़ वो सिचुएशन नहीं आएगी आपके पास कि आपका प्रिंसिपल में से पैसा निकले। टेक्निकली निकलेगा, क्योंकि जब आप एनएवी होगी तो वो दोनों का हिस्सा है, बट वैल्यू में वो नहीं निकलेगा पैसा, वो ग्रो करेगा। दूसरी बात, बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है। मान लीजिए आप हाइब्रिड फंड में है, जिसकी टैक्सेशन इक्विटी की है, ठीक है? 1.25 लाख आपने अगर मान लीजिए 6 लाख निकाला, 1.25 लाख तो आपको गेन देना ही नहीं है टैक्स। अगर मान लीजिए और बचा थोड़ा 50,000 कुछ, 12.5% देना है, टैक्स आपने दिया नहीं। मार्केट प्रोडक्ट में है आप, फिर भी आप डिसाइड कर रहे हैं कौन सी डेट को चाहिए, आपके घर में वो पैसा आ जाएगा। टैक्स आपने दिया नहीं, या कुछ बहुत ही नॉमिनल टैक्स दिया, पैसा अभी भी आपका ग्रो। इट्स ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है काफी निवेशक हैं हमारे जो करते हैं, उनके जितने भी डर थे वो रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट वाले, वो निकल गए। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनको मिलता हूँ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं पे थिएटर देखने गया था, तो वो जो क्लाइंट थे मेरे, जो बोलते थे मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे वो, क्या बात है। राइट? सो आई फेल्ट वेरी नाइस। एंड इसमें अभी जैसे थीमेटिक और सेक्टर फंड्स भी होते हैं, तो उस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? एंड ऐसे कोई थीम है जिस पे आप बुलिश हो अभी के हिसाब से एट प्रेजेंट? हाँ, मुझे लगता है, देखिए, वैल्यू तो हर जगह पे होती है। जैसा मैंने कहा, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, तो फिर आपको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। एज ए प्रिंसिपल, थीमेटिक और सेक्टर फंड आप तभी देखेंगे जब आपने अपना एक डिसेंट साइज पोर्टफोलियो बना लिया, आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आप उसके अटेंडेंट रिस्क और प्रोफाइल को समझते हैं, राइट? मुझे लगा बीच में जो एक 2-3 चीजें अच्छी हुई, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को जाता है, जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज थी, राइट, वो एक अच्छा पोटेंशियल था, वो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। शुरुआत में जब डिफेंस की जो साइकिल शुरू हुई थी, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, करेक्ट? क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स रहेंगे, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी फंड कंपनीज की, अब तो आपको कुछ कंपनीज एटर्नल वगैरह हर पोर्टफोलियो में मिलेंगे, उस समय पे नहीं होते थे, राइट? बट ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल था, बट रिस्क भी था। ऑब्वियसली आप उन्हीं क्लाइंट्स को बोलते हो जिनको आपको लगता है कि रिस्क एपेटाइट है, और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं ना, ज्यादातर इन्वेस्टर ऐसे हैं बड़े वाले, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, जिनका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जिनके पास म्यूचुअल फंड है। तो जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो समझते हैं, और मेरा ये मानना है कि एज ए कैटेगरी, स्पेशली जो सेक्टर फंड है, ओके, दैट कैन बी ए ग्रेट थिंग फॉर पीपल हु इन्वेस्ट इन इक्विटी, नॉट नेसेसरी फॉर म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ और मुझे मान लीजिए फार्मा अच्छा लग रहा है एज ए सेक्टर, अब एज एन इन्वेस्टर मैं 1 या 2 स्टॉक ले सकता हूँ, बट ओवरऑल सेक्टर का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। वाइल आई एम कन्विंस एज एन इन्वेस्टर कि फार्मा अच्छा करेगा अगले 2 साल तक, तो मुझे लगता है कि आप 70-80% पैसा आप स्टॉक में लगाइए जहां पे आपको कन्विक्शन है, और 20% पैसा आप एक फार्मा फंड में लगाइए, ठीक है? या दूसरी मैं आपको चीज बताता हूँ, एक जो थीम जो काफी स्ट्रांग इमर्ज होगा और आगे भी अच्छा करेगा, कैपिटल मार्केट, ठीक है? उसमें आप देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसमें एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, राइट? इनका एक्सपोजर आपको नॉर्मल फंड में बहुत कम दिखे, बट वो इंडेक्स है जिसमें आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे एक्टिवली मैनेज फंड है नहीं, राइट?
तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट में ये जो थीम है, देखिए अल्टीमेटली हमारे देश में वेल्थ क्रिएशन हो रही है। कौन सा इंडेक्स फंड है ये? एक मोतीलाल ओसवाल का भी एक कैपिटल मार्केट इंडेक्स ओके। फंड है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हम्म। हो। तो मेरा ये बोलना है कि ये एक अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप बैंकिंग फाइनेंस को देख रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर आप कैपिटल मार्केट को देख रहे हो तो ऐसे ऑप्शन को आप देखिए जहां पे आपको एक ऐसे थीम में पैसा इन्वेस्ट करने की मौका मिलेगा जो आपको पता है वाकई में वो चलेगा। आई थिंक हम एग्री करेंगे कि जिस तरीके से हमारे देश में लोगों की वेल्थ क्रिएट हो रही है, इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। एक्सचेंजेस का है, करेक्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विल डू वेरी वेल, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज विल डू वेरी वेल, करेक्ट, ब्रोकरेजेस विल डू वेरी वेल। तो अगर ये ऐसे थीम होते हैं तो उनको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन मेरा मानना है तब जब आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं एज एन इन्वेस्टर, राइट, कि आप इनके अटेंडेंट रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हैं। So, which is the highest conviction bet of yours on any thematic or sector fund apart from Motilal Oswal Capital Markets? इस समय मुझे लगता है एज ए थीम, देखिए हाँ। बहुत ज्यादा थीम में तो आप कन्विक्शन रख नहीं सकते उस समय पे। मेरे हिसाब से कैपिटल मार्केट एज ए थीम मुझे अच्छा लगता है बहुत। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही है क्या इसमें? आई थिंक देखने पड़ेंगे और भी Okay. होंगे शायद। Got एक ये देख सकते हैं आप एज ए थीम, और न्यू एज कंपनीज, हाँ। ओके, वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी उनमें पोटेंशियल है क्योंकि Okay. ये कुछ कंपनियां जो बहुत बड़ी कंपनियां, आपके लिए वो उसको ट्रैक करना और उसको एज ए स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक ये कुछ थीम्स हैं मुझे लगता कौन से फंड्स है न्यू एज कंपनीज में जो देख सकते हैं? आई थिंक कुछ ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड भी हैं जहां पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फ्रैंकलिन का जो आईटी फंड है उसके अंदर इन्हें एक्सपोजर मिलेगा आपको। मोतीलाल ओसवाल का जो मान लीजिए मिड कैप फंड देखते हैं तो उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। उसके अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी फंड है, यूटीआई का फंड है, आई थिंक और एक दो फंड है, दो तीन फंड है। ये वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते आई थिंक हीलियोस भी न्यू एज कंपनीज में काफी करता है, राइट? हीलियोस का म्यूचुअल फंड। बट आई थिंक उनका एलोकेशन जो है बहुत एग्रेसिव नहीं रहता। ओके। I think वहाँ पे what has worked for them is also the timing and also the fact that they are looking at these companies. वो है बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, वो ऐसे फंड्स हैं। ओके, गॉट इट। आपने बीच में आपके आंसर में एसटीपी का भी यूज किया था, तो आपने एसडब्ल्यूपी तो समझा दिया, एकदम सिंपल भाषा में समझा सकते हो एसटीपी क्या होता है और किसके लिए एसटीपी फायदेमंद है? देखिए, एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये उनके लिए है जिनके पास लमसम पैसा है, लेकिन उनको लगता है कि ये लमसम पैसा मुझे एक साथ मार्केट में नहीं लगाना है, ठीक है, और या उनको लगता है कि ऐसा कुछ इवेंट आने वाला है जो शायद मार्केट को वोलेटाइल करे। हालांकि वोलेटाइल टाइम में अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, बट मैं एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहता। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं फंड डिसाइड करता हूँ कि कौन से इक्विटी फंड में मेरा पैसा जाएगा, फिर उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड में मैं पैसा डालता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपया है और मैं 4 फंड में डाल रहा हूँ 5-5 लाख। तो पहले मैं 4 फंड आइडेंटिफाई करूंगा, स्कीम आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उन म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में पैसा लगाऊंगा और फिर मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दूंगा फंड को कि भाई एसटीपी के द्वारा हर महीने, हर वीक या जो भी मैं फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूं, आप इतना पैसा यहां से निकाल के इस फंड के अंदर डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, दो चीजें होंगी आपके पास। एक लमसम था लेकिन आपको कॉल नहीं लेनी थी, तो आपने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया। पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, अगले 3 महीने में या 6 महीने में, नॉर्मली 1 साल, उससे ज्यादा समय, वो आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा फायदा उसका क्या होता है कि अगर मान लीजिए बड़ी गिरावट आई बाजार में और आप 1 साल के लिए एसटीपी कर रहे हो और 3 महीने के बाद आपको लगा कि 10-15% मार्केट गिर गया किसी भी कारण से, अगर ऐसा होता है तो, और आपको लगता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो 3 महीने तो आपने एसटीपी कर दिया और अभी भी आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो बचा हुआ, उसमें से भी आप पूरा टाइमिंग नहीं करना चाहते हो, तो उसमें से आपने 50% पैसा निकाल के एक साथ स्विच कर दिया। आई थिंक इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है कि एक, आप मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करते हो, दूसरा अगर अपॉर्चुनिटी आती है उस पीरियड में तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, करेक्ट, और तीसरा अगर आप उससे एसआईपी करते हो तो आपका पैसा सेविंग में पड़ा रहेगा। सेविंग बैंक से ज्यादा रिटर्न आपको लिक्विड फंड में, तो आप अपना रिटर्न भी इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हो कि अगर मौका मिला तो मैं चला जाऊंगा, और आप एक लेवल पे इन्वेस्ट भी नहीं कर। तो मुझे लगता है ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हमेशा ये एक डिस्प्यूट है या एक डिस्कशन है, एसटीपी बेटर है कि लमसम बेटर। मेरा ये मानना है कॉम्बिनेशन बेटर, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, लेकिन ऐसे फेजेस हैं। मैं अगर बात करूं 2003 से 2008, मिड 2003 से 8, 3000 से हम 21,000 गए, उसमें भी
5 या 6 बार 10% से ज्यादा मार्केट गिरा, तो कभी भी ऐसा लीनियर तो जा नहीं रहा हो, राइट? तो लेकिन ऐसे फेजेस हो सकते हैं जब मार्केट ऊपर गया, तो उसमें आपको लमसम बेटर रिटर्न देगा। ओके, एसआईपी में प्रॉब्लम क्या है शॉर्ट टर्म में, कि आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपकी हर इंस्टॉलमेंट हायर लेवल पे जा रही है, और जब वो मार्केट गिरता है मान लीजिए 10%, तो एसआईपी से आपको ज्यादा नुकसान होगा एज कम्पेयर टू लमसम, क्योंकि लमसम आपने शुरुआत के लेवल पे डाला, वो ऊपर गया फिर गिरा, यहाँ पे आप, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड आई थिंक दे ऑल इवन आउट। तो मेरे हिसाब से एक कॉम्बिनेशन है। कभी कभी गलती हम क्या करते हैं कि पैसा है, अब वो पैसा कितना है मैं आपको बताता हूँ। मेरा मान लीजिए 50 लाख का पोर्टफोलियो, ओके, और मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, मेरा पोर्टफोलियो कितना 10% हुआ है। अब फिर मुझे सोचना है कि ये एसटीपी करने की मुझे जरूरत है कि नहीं, और ट्रस्ट मी 2 महीने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कौन से लेवल पे आपने इन्वेस्ट किया, और ये काफी सारी स्टडी आ चुकी है। कोई भी लेवल पे इन्वेस्ट करो, आप टॉप पे भी इन्वेस्ट करो, नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को देते हो तो आपका रिटर्न फिर भी बेटर रहता है। तो मुझे लगता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर 25 लाख का पोर्टफोलियो है और 50 लाख का पोर्टफोलियो, 25 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 50% हो गया, देन आई नीड टू बी केयरफुल। इफ इट इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन, देन इफ आई ट्राई टू डू केयर, मुझे इसको भी सिस्टमैटिक कर लो, वो फिर काम नहीं करता। आप अभी लमसम करते हो, एसआईपी करते हो? मैं एसआईपी भी करता हूँ, लमसम भी करता हूँ, मैं दोनों करता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई फील एवरीवन शुड डू इट। कि अगर आप एसआईपी करते हो, प्रोपोर्शन है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा 50,000 का एसआईपी है, 6 लाख रुपए में साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए लमसम, व्हाई शुड आई नॉट डू लमसम? 6 लाख की मेरी एवरेजिंग हो रही है, 3 लाख का मैं लमसम कर रहा हूँ, तो हो गया ना। हाँ, अगर मेरी 50,000 की एसआईपी है, 6 लाख में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली, और 25 लाख रुपए है मेरे पास, देन इट डजंट वर्क आउट ऑन माय फेवर। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन कितना है, और आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन कितना है। तो आपने एसआईपी क्या अमाउंट से शुरू की थी एंड कैसे ग्रो हुआ ये? आई थिंक वो फेजेस में चेंज हुआ, ऑनेस्टली। देयर हैव बीन फेजेस वेयर आई हैव डन 10-12 lakhs, देयर आर फेजेस व्हेन आई हैव डन लेस देन दैट पर मंथ? हाँ, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, मैं इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर इक्विटी को ट्रैक करना है तो मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पे भी जाती है। इवेंचुअली आई फॉलो दैट रूल वेरी क्लियरली कि मेरी इनकम का कितना पैसा जाना चाहिए वो जाता है। करेक्ट। कितना परसेंटेज जाना चाहिए आइडियली? अभी तो मेरे हिसाब से किसी भी, अगर मैं थंब रूल की बात करूं, तो एटलीस्ट 30% तो कोशिश करनी ही चाहिए आपको। अच्छा, 30% ऑफ द इनकम शुड बी, यू हैव टू एट सम स्टेज, यू हैव टू, वाओ। और वो पॉसिबल होता है। ओके, एक फेज होता है, जैसे मैंने कहा, आप मान लीजिए यंग हो, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, वो एक फेज हो सकता है, शायद पॉसिबल ना आपके लिए, बट आई थिंक एज यू ग्रो, आपकी इनकम बढ़ती है, वो फेज आता है, राइट? तो आई थिंक यू कैन डू दैट। हर फेज में अलग अलग होगा, थंब रूल नहीं है कि आप पूरी स्टेज में कर सकते हो, बट अगर आप वो कर सको तो मेरे हिसाब से आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। फिर ऐसा फेज आएगा, जैसे अगर मेरी सारी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, राइट, और मंथली भी कितना कितना खर्चा करोगे आप, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी 4 लाख 5 लाख वो भी बहुत ज्यादा है। वो डिपेंड करता है, आप जितना भी कर लीजिए आप। करेक्ट। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल सिचुएशन, आप कितना कर सको। बट आई थिंक जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी ना कि स्टेप अप का फायदा क्या है, वो है डिसिप्लिन, राइट। वो डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हो तो उसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा वो द लॉन्गर टर्म आपको मिलता है, और आपको रियलाइज भी नहीं करेगा, ट्रस्ट में, आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने ऐसा किया, और आप सडनली अपने पोर्टफोलियो को देखते हो तो आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा पैसा बना मेरा। वो सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो आपने एसआईपी स्टार्ट की थी तब क्या अमाउंट थी, जैसे 2-5 हजार पर मंथ टाइप्स? आई थिंक मैंने अपना करियर यूटीआई से शुरू किया, मैंने आपको बताया था, 2600 सैलरी था, वो खर्चा पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल था उस समय। तो 7 साल ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टाइम था, पर जब मैं प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में गया तब मेरा पैसा बढ़ने लगा, तो शुरुआत की अगेन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर 20-25 हजार से शुरू किया होगा, धीरे 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 इसको बढ़ाया। अगेन आई हैव ऑलवेज मोर देन मनी, आई हैव फॉलोड द प्रिंसिपल कि आप अगर उस सिचुएशन में आप डिसाइड करते हो कितना परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, वो आप फॉलो करते हो। Amazing conversation. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया. One last question that I ask all my guests. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Hemant Rastagi, what is one question you would like to ask him towards the end? Oh, that's a tricky one. That's a tricky one. But I think एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, आपको गलतियां तो होती हैं, करेक्ट, राइट? क्या गलती हुई आपसे? क्या गलती हुई आपसे सर? देखिए, मैं खुद की इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, ओके? मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने इक्विटी मार्केट के बारे में सीखा, जब
उससे पहले और ज़्यादा समय उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब मैं इंडस्ट्री में था, मेरी ट्रैवल बहुत होती थी और हम हालाँकि फंड में काम करते थे, लेकिन जो डीप जाके जो बात समझने की ज़रूरत है, वो शायद थोड़ा लेट किया मैंने। आई थिंक वो थोड़ा करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात आई थिंक बहुत पहले साल की बात है, शायद इवन यूटीआई के टाइम पे मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा-सा केयरफुल रहता, तभी स्कोप था मेरे पास। इवन विद दैट सैलरी, बिकॉज़ 2600 वाज़ अ बिग अमाउंट इन दोज़ डेज़ कंपैरेटिवली, राइट? तब शायद मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करना था। बट शायद मेरी पर्सनल सिचुएशन ऐसी थी कि आप घर चला रहे हो, नई जगह पे आए हो, बॉम्बे में सर्वाइव करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था। बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई कुड हैव डन, ये 2 चीज़ें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर। बहुत मजा आया, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड keep spreading knowledge and keep teaching us about mutual fund investing as always. Wish you the best for your future endeavors and thank you so much थैंक once यू again. सो मच कुशल, आई थिंक इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू। कितना टाइम किया मुझे पता नहीं, 2 but I घंटा think हो गया। 2 घंटा हो गया। आई थिंक इट वाज वंडरफुल Yeah. एंड आई थिंक हम ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं Mm, और दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू, दैट्स व्हाई आई राइट, दैट्स व्हाई आई डू शोज। yeah. मुझे लगता है कि और हमारे हमारे पास क्या है, हम वी आर लाइक गोल्फर्स, हम लोग एज के साथ और बेटर होते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है Right. कि हम इसको शेयर करें। बट मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हो कुशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। Thank you. मुझे लगता है आपका जो पैशन है, रियली रियली आई लव दैट। जितनी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, जितना समय इसके ऊपर लगा रहे हो, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पैशन। विदाउट पैशन यू कांट डू दिस। सो आई वुड अर्ज यू टू कंटिन्यू डूइंग दैट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अलग अलग व्यूज अपने व्यूअर्स को पहुंचा रहे हो। लोग देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन जो है, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप फैमिली में किसी एक आदमी को कन्विंस कर रहे हो, तो उनकी पूरी जनरेशन की आप पूरा फ्यूचर चेंज कर रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। प्लीज कीप डूइंग दैट and I'm so happy to be here and thank you for inviting me. No, thank you so much once again for these kind words. Really means a lot to me and Thank you. आपसे बहुत सीखा and in fact I'm glad that आपका ये first podcast है, आपने बताया था। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये मेरे लिए बड़ा ऑनर एंड अपॉर्चुनिटी कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आपने आपका फर्स्ट पॉडकास्ट नहीं, और करने के लिए। मैं भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट किया तो आपके साथ। I just loved it. It was so free flowing. It was so good. Yeah. और आई थिंक आपने सबसे अच्छा ये रखा है कि इसका जो दायरा आपने ऐसा रखा है कि जो एक आम निवेशक को उसका फायदा हो सके। तो आई थिंक Absolutely. वंडरफुल जॉब। Thank you Thank you so sir. much. Thanks. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कॉन्टेंट।